वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है घटना चक्र से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 6 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 5 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य की कितने % आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 76%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य की 76% आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कितने % है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 79.37%। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल राजस्व व्यय है 79.37%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का विकासात्मक व्यय कितने % है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 63.91%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में राज्य की वृद्धि दर कितनी रही। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10.98%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में राज्य की वृद्धि दर रही 10.98%। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011-12 में स्थिर मूल्यों के आधार पर वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 34,465 रुपये। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा है 34,465 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी किसे प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी के लिए प्रदान किया गया है बद्री नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन परिवर्तन का संबंध निम्न में से किसे है। मिशन परिवर्तन का संबंध है आपका स्वास्थ्य से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है पटना के फतुहा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में हिरणों और काले हिरणों के संरक्षण के लिए अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों वह जिला हो जाएगा बक्सर जिला। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया मनेर शरीफ में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक व्यय किस मद पर है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक व्यय है ब्याज अदायगी पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022-23 में भारत का अप्रैल-नवंबर प्रमुख निर्यात गंतव्य कौन सा देश रहा है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2023 में 22वें विश्व रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी मलेशिया के कोलालमपुर में। जुलाई 2023 में 22वें विश्व रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 आयोजित किया गया कोलालमपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2023 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 सही है। जुलाई 2023 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संबंधित जो कथन सही है वह है, इसके अनुसार शीर्ष एफडीआई अंतर प्रभाव वाले देशों में
यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत वर्ष 2022 में 49 बिलियन डॉलर के एफडीआई के साथ 8वें स्थान पर रहा। और पहला कथन गलत हो जाएगा। यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया गया है, जो कि गलत कथन दिया गया है। 5 जुलाई 2023 को अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की गई, न कि विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 एवं 3 सही है। इसमें यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत 21वें स्थान पर है। और पहला कथन गलत हो जाएगा। यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, जो कि गलत कथन है। जून 2023 में स्टार्टअप बिलिंग द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसमें यूएसए शीर्ष पर रहा, भारत इस सूचकांक में 21वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2023 में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2023 में जिस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप का शुभारंभ किया गया है वह केंद्रशासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है। जुलाई 2023 में भारत वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह में चैंपियनशिप ग्रुप में शामिल हुआ। जीसीआरजी का स्थापना कब हुई। जुलाई 2023 में भारत वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह जीसीआरजी के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ। जीसीआरजी की स्थापना हुई थी 2011 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह जीसीआरजी की स्थापना यूएनएसजी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल द्वारा मार्च 2011 में किया गया। इसका उद्देश्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत की आधिकारिक यात्रा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। 20 से 21 जुलाई 2023 के मध्य श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे, जो कि सही कथन दिया गया है। और दूसरा कथन दिया गया है उनकी यह यात्रा इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुए, जो कि गलत कथन दिया गया है। भारत के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 20 से 21 जुलाई 2023 को भारत की यात्रा की। राष्ट्रपति के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2023 में किसने इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निवृत्ति राय। जुलाई 2023 में इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया निवृत्ति राय। अगला प्रश्न है। 4 मार्च को पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन महाराष्ट्र के किस स्टेडियम में किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीवाई पाटिल स्टेडियम में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण योजना की शुरू की है। तो दोस्तों वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। हिमाचल राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। नारी अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नारी अदालत के संबंध में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1।
नारी अदालत के सदस्यों को न्याय सखी के नाम से जाना जाएगा। और दूसरा कथन गलत दिया गया है, इसे कानूनी दर्जा प्राप्त होगा, जो कि गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PHO के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों सही है। सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल लॉन्च किया गया। PHO नागरिकों और पतन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए रोग निगरानी, स्वास्थ्य निरीक्षण और क्वारंटीन उपाय करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2022 में आनुवांशिक अनुमोदन समिति ने किस GM फसल की खेती के प्रस्ताव को पुनः एक बार मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों वह फसल हो जाएगा सरसों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम एस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। यह स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा विकसित पहला निजी रॉकेट है। 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस रॉकेट को मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, FSSAI द्वारा जून 2022 में बिहार के किस शहर में खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्सौल में। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना % योगदान है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19.2% का। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान है 19.2% का। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2022 में बिहार के किस जिले में हाथी सहायता केंद्र की स्थापना की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। अगला प्रश्न है, अमृत सरोवर निर्माण में शीर्ष राज्य कौन से हैं? अमृत सरोवर निर्माण में शीर्ष राज्य हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2022 में चतुर्थ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एवं इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। अगला प्रश्न है, निश्चय पोर्टल 2.0 संबंधित है। निश्चय पोर्टल 2.0 संबंधित है क्षय रोग से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली मिशनरी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक युग में जाति प्रथा किस सामाजिक रीति व व्यवहार पर निषेध करती थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि अंतर्जातीय सहभोज तथा अंतर्जातीय व्यवहार पर। अगला प्रश्न है, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र में जन्म की कहानी है? कालिदास के कुमार संभवम में जिस पौराणिक चरित्र में जन्म की कहानी है वह पौराणिक चरित्र हो जाएगी कार्तिकेय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरी बौद्ध परिषद कब और कहाँ आयोजित हुई थी? दूसरी बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी 383 ईसा पूर्व में और यह वैशाली में आयोजित हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार का कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है? तो दोस्तों वह है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के महान्यायवादी के विषय में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, वह लोकसभा में मतदान कर सकता है, जो कि गलत दिया गया है।
वह लोकसभा में मतदान नहीं कर सकते हैं। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह लोकसभा में भाषण दे सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस संसदीय समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकलेखा समिति का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोकलेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय संसद की लोकलेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है? तो दोस्तों वह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोकलेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों जो सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में लोकसभा का सीट है 42, जबकि पंजाब में है 13, असम में है 14, महाराष्ट्र में है 48। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के विषय में कौन सा कथन सही है? लोकसभा के अध्यक्ष के विषय में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर बी, यह अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा त्यागपत्र दे सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह थे? तो दोस्तों वह थे जीवी मावलकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ दिया गया है नाम और एक तरफ दिया गया है उपनाम। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, सत्यनारायण सिंह बड़े साहब, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं, बाबा वैद्यनाथ मिश्र का उपनाम है। सत्यनारायण सिंह का उपनाम छोटे साहब था, न कि बड़े साहब। बड़े साहब अनुग्रह नारायण सिंह का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, एक तरफ दिया गया है महोत्सव और एक तरफ दिया गया है जिला का नाम। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, महनार महोत्सव बेगूसराय, जो कि गलत दिया गया है। महनार महोत्सव वैशाली में आयोजित किया जाता है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। वाल्मीकि महोत्सव पश्चिमी चंपारण में, केसरिया महोत्सव पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ दिया गया है झील और एक तरफ दिया गया है उनकी अवस्थिति। जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, जगतपुर झील रोहतास, जो कि गलत दिया गया है। जगतपुर झील भागलपुर जिले में अवस्थित है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। कांवर झील बेगूसराय में है, गोगा बिल अपना कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान पटना कॉलेज की इमारत निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री रह चुकी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डचों की। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, नोट छापने का कागज बनाने हेतु कारखाना स्थित है। नोट छापने का कागज बनाने हेतु कारखाना स्थित है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा 1 तथा 2। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी परिछाप कहते हैं। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जबकि 3 नंबर आपका गलत हो जाएगा कथन, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, बढ़ती नहीं घटती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, ABC इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त सभी, यानी कि यह तीनों के तीनों सही कथन दिए गए हैं ABC के बारे में। इसका पूरा नाम अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स है। इसमें बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतक हैं। यह संकेतक पोषण, अंतर्जीविता, शिक्षा तथा टीकाकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। सतत विकास लक्ष्य 2030 के संदर्भ में इसमें 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य हैं। गरीबों के सभी रूपों को समाप्ति करना, लैंगिक समानता की समाप्ति करना। अगला प्रश्न देखते हैं, REDD निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। REDD संबंधित है वन संसाधनों के प्रबंधन व बचाव से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, लीड बैंक योजना नरीमन समिति की सिफारिश पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, जो कि गलत दिया गया है। लीड बैंक योजना की शुरुआत वर्ष 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश पर योजना अवकाश यानी कि वार्षिक योजना के समय शुरू की गई थी, न कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार 1978 एवं 1980 ईस्वी में शुरू की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने अपना प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धाकूट नाम से किया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 कथन सही है। भारतीय श्रम पर प्रथम आयोग 1875 ईस्वी में गठित हुआ। बाकी दोनों कथन गलत दिए गए हैं। प्रथम कारखाना कानून स्त्रियों की स्थिति में सुधार पर केंद्रित था, जो कि गलत है। दूसरा कारखाना कानून औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य पर केंद्रित था, यह भी कथन गलत दिया गया है। भारतीय श्रम पर प्रथम आयोग का गठन 1875 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य कारखानों में श्रमिकों के काम करने की परिस्थितियों पर अध्ययन करना था। प्रथम कारखाना कानून 1881 ईस्वी में आया, जो बाल श्रम से संबंधित था। दूसरा कारखाना कानून 1891 ईस्वी में आया, जो स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था। तीसरा कारखाना कानून 1911 ईस्वी में आया, जो औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो दोस्तों वह जलडमरू मध्य हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जिस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है वह देश हो जाएगी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है, स्वाओ टोम और प्रिंसेप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है ईरान से, ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा विश्व के जिन देशों या क्षेत्रों से होकर गुजरती है वह इस प्रकार हैं। पहला है हवाई द्वीप, मेक्सिको, मारितानिया, अल्जीरिया, सहारा, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, म्यांमार, ओमान, ताइवान, चीन, बांग्लादेश, मिस्र, लीबिया, वेस्टर्न नाइजर तथा बहामास, माली। अगला प्रश्न है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा नहीं गुजरती है बोलिविया से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है,
पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम डेंटिंग विधि। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 1, 4। यानी कि पहले हो जाएगा कवच वाले जीव, फिर इसके बाद हो जाएगा पहला कीट, फिर इसके बाद हो जाएगा पहला शरीफ और लास्ट में हो जाएगा पहला स्तनधारी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नीलम का रासायनिक रूप है। नीलम का रासायनिक रूप है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है Al2O3। अगला प्रश्न है, मेलेकाइट नामक खनिज से प्राप्त होती है। मेलेकाइट नामक खनिज से प्राप्त होती है कॉपर धातु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कोलकाता, जो कि गलत दिया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कोलकाता में नहीं बल्कि नई दिल्ली में स्थित है। बाकी दोनों सही हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि यह तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों वह मिश्र धातु हो जाएगी एलिनको, ऑप्शन नंबर सी। एलिनको का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए होता है। एलिनको के निर्माण हेतु एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट एवं लोहे का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच को काटा या खरोंचा जा सकता है। आपको इसमें कौन सा कथन सही है कांच के बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 तथा 4 सही है। कांच को काटा या खरोंचा जा सकता है हीरे से तथा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कांच को काटने के लिए हीरे का प्रयोग होता है। उल्लेखनीय है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग भी कांच को खरोंचने के लिए किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कांच घुलनशील सिलिकेट का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। अगला प्रश्न है, ए ग्रिड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का संबंध किस पर्यावरणीय आंदोलन से है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जंगल बचाओ आंदोलन से। ए ग्रिड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का संबंध है जंगल बचाओ आंदोलन से, जो कि बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में करमुख गांवों को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिहारिका के नाम से। मौर्य काल में करमुख गांवों को परिहारिका के रूप में जाना जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उलगुलान विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न ही दो, यानी कि यह दोनों के दोनों कथन गलत दिए गए हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व जनजातीय नेता सिद्धू और कान्हू ने 1899-1900 के दौरान किया, जो कि गलत कथन है। यह आंदोलन ठेकेदारों और सूदखोर महाजनों के विरुद्ध जनजातीय और जागीरदारों की सहायता से हुआ था। यह भी कथन गलत दिया गया है उलगुलान विद्रोह के बारे में। उलगुलान या मुंडा विद्रोह 19वीं शताब्दी में भारत में हुए प्रमुख जनजातीय विद्रोह में से एक है। 1899-1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा द्वारा इस आंदोलन की नेतृत्व रांची के दक्षिण के क्षेत्र में किया गया। उलगुलान में मुंडा राज की स्थापना का लक्ष्य था। यह आंदोलन जनजातीय समुदाय की सहायता से ठेकेदारों, जागीरदारों तथा सूदखोर महाजनों के विरुद्ध किया गया था। इस प्रकार प्रसंगत दोनों ही कथन असत है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं।
ए का मिलान हो जाएगा 1 से लघुकरण यानी कि सजा की प्रकृति को बदलना। बी का मिलान हो जाएगा 2 से परिहार यानी कि सजा की अवधि को बदलना। सी का मिलान हो जाएगा 4 से विराम यानी कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। डी का मिलान हो जाएगा 3 से प्रविलंबन यानी कि यह किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। जल प्रदूषण का मापन किया जाता है COD के द्वारा, DO के द्वारा तथा BOD के द्वारा। उपयुक्त सभी। जल प्रदूषण मापने हेतु DO यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन तथा BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तथा COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है। जब एक प्रजाति को लाभ हो रहा है तथा दूसरी अप्रभावित रहती है उसे कौन सी अंतरजातीय अन्योन क्रिया कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सबभोजिता। अगला प्रश्न है। वह न्यूनतम मूल्य जिस पर कृषि उत्पादों का आयात किया जाता है उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं संदर्भ मूल्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है, यह कथन है? तो दोस्तों यह कथन दिया गया था नारायण गुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी G15 1985, जो कि गलत दिया गया है। G15 की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। इसका सचिवालय जेनेवा में है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। नाफ्टा की स्थापना 1992 में हुई थी। G8 की स्थापना 1975 में। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी नांदूर मधमेश्वर तमिलनाडु, जो कि गलत दिया गया है। नांदूर मधमेश्वर आर्द्रभूमि महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। नेकनामपुर आर्द्रभूमि तेलंगाना में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। परिसीमन आयोग के निर्णयों को विधिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है। परिसीमन आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के समझ प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। परिसीमन आयोग के निर्णय को विधिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है। परिसीमन आयोग को न्यायालय के समझ प्रसंगत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान नहीं किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मतदाताओं की योग्यता। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है? जो अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है वह है 2 तथा 3। अभिरक्षा में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार तथा शयन का अधिकार है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय का कपूर वाद निर्णय जो कि 1970 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय का कपूर वाद निर्णय संबंधित है राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति से। अगला प्रश्न है। संगम काल के दौरान पारी, कारी, ओरी, नल्ले, पैगन, आये, अधिमन नाम थे। तो दोस्तों यह सभी नाम थे छोटे सरदारों के। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। दक्षिण भारत के इतिहास में अवेयार, नचलियार तथा ककपेड़िनियार यह सभी नाम थे। आंसर है ऑप्शन नंबर ए संगम काल की कवियत्रियों के। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलन हो जाएगा 1 से राष्ट्रपति का सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का अधिकार अनुच्छेद 86 में वर्णित है। बी का मिलन हो जाएगा 2 से संसद के सत्र 17वां एवं विघटन अनुच्छेद 85 में वर्णित है। सी का मिलन हो जाएगा 3 से संसद की सदस्यता के लिए अर्हता अनुच्छेद 84 तथा डी का मिलन हो जाएगा 4 से संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 83।
इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा अपने पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? जो शामिल नहीं होता है वह है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार के कार्यों का गोपनीयता बनाए रखूंगा, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि यह चारों के चारों महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन दिए गए हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 सही है। वे कर्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? तो दोस्तों त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो दोस्तों वह बौद्ध साहित्य हो जाएगी सूत पिटक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया बौद्धों ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मृदा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों यह प्रतीक है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है। परिवारजक जो कि परित्यागी व भ्रमणकारी, तथा उपासक जो कि बौद्ध धर्म का साधारण। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलचित चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मालवण तालुका में स्थित है। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों पहले नंबर पर हो जाएगा किताबुल हिंद, फिर इसके बाद हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, फिर इसके बाद हो जाएगा तबकात ए नासरी और लास्ट में हो जाएगा फतवा ए जहांदरी। फतवा ए जहांदरी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। किताबुल हिंद की रचना अल बुरूनी ने की थी। तबकात ए नासरी की रचना मिन्हाज उस सिराज ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, तारिक ए फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी हैं। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, तबकात ए नासरी के लेखक मिन्हाज उस सिराज हैं। डी का मिलान हो जाएगा 1 से, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, हसन निजामी का ताजुल मासिर से हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 3 से, ख्वाजिन उल फुतोह के लेखक अमीर खुसरो हो जाएगा। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। डी का मिलान हो जाएगा 1 से, फतवा ए जहांदरी के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलन हो जाएगा 3 से तारीख़ हिंद का अल ब्रूनी से हो जाएगा। बी का मिलन हो जाएगा 4 से तारीख़ दिल्ली का अमीर खुसरो से हो जाएगा। सी का मिलन हो जाएगा 1 से रहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता हैं। डी का मिलन हो जाएगा 2 से तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों से उत्तर चुनिए। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से हकाइक ए हिंदी के लेखक हैं अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। बी का मिलान हो जाएगा 1 से तहजीबुल अखलाक के लेखक हैं इब्न मिसकाविया। सी का मिलान हो जाएगा 4 से कुंजुल तिजार के लेखक हैं बेलक अल कवायाकी। डी का मिलान हो जाएगा 2 से जवामिउल हिकायत के लेखक हैं सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक के साथ हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 2 से नौरोज का बलबन से। सी का मिलान हो जाएगा 1 से दीवाने रियासत का हो जाएगा अलादीन खिलजी से। डी का मिलान हो जाएगा 4 से सर थॉमस रो का हो जाएगा जहांगीर से। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम काल के प्राथमिक देवता कौन थे? संगम काल के प्राथमिक देवता थे मरुगन। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो दोस्तों वह थे वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले नंबर पर हो जाएगा बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर दूसरा नंबर पर हो जाएगा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर तीसरा नंबर पर हो जाएगा कच्छ का विद्रोह, और चौथा नंबर पर हो जाएगा आपका कोल विद्रोह, फिर पाँचवा नंबर पर हो जाएगा संथाल विद्रोह। 1857 के पूर्व के उपयुक्त विद्रोह का क्रम इस प्रकार है। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुंडो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819-31 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, जबकि संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से मोपला विद्रोह जो कि केरल में हुआ था वर्ष 1921 में। बी का मिलान हो जाएगा 3 से पवना विद्रोह का बंगाल में हुआ था। पवना विद्रोह जो कि 1873-76 में हुआ था। सी का मिलान हो जाएगा 4 से एका आंदोलन अवध में हुआ था। एका आंदोलन अवध में 1921 ईस्वी में हुआ था। डी का मिलान हो जाएगा 2 से बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था 1899-1900 ईस्वी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही काल अनुक्रम सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हो जाएगा संथाल विद्रोह, फिर इसके बाद हो जाएगा सिपाही विद्रोह, फिर तीसरे नंबर पर हो जाएगा नील विद्रोह, और लास्ट में हो जाएगा दक्कन दंगे। संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857 में, नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, दक्कन दंगे 1875 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुकी विद्रोह जो कि त्रिपुरा में हुआ था, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, पावना कृषक विद्रोह बंगाल में हुआ था, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। कुकी विद्रोह 1917-19 में हुआ था मणिपुर एवं त्रिपुरा में। कुका विद्रोह 1840 से लेकर 1872 ईस्वी तक चला था पंजाब में। पावना कृषक विद्रोह 1873-76 में बंगाल में हुआ था, जबकि बिरसा मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोडानांग, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी और उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जोडानांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो दोस्तों वह प्रथम नेता थे एन.एम. लोखंडे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर सी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है संस्थान का नाम और एक तरफ दिया गया है संस्थापक का नाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। कोलकाता मदरसा के संस्थापक थे वारेन हेस्टिंग्स। बनारस का संस्कृत कॉलेज जो कि जोनाथन डंकन ने बनवाया था। कोलकाता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के समय फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि संध्या ने, युगांतर ने तथा काल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है समाचार पत्र और एक तरफ दिया गया है भाषा उनका। चलिए मिलान करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा 3 से भारत मित्र समाचार पत्र जो कि हिंदी में छपता था। बी का मिलान हो जाएगा 4 से राष्ट्रमत मराठी भाषा में। सी का मिलान हो जाएगा 2 से प्रजा मित्र गुजराती में तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से नायक समाचार पत्र बंगाली में छपता था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है समाचार पत्र और एक तरफ दिया गया है उनका संस्थापक का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा 4 से दैनिक आज समाचार पत्र के संस्थापक थे सी प्रसाद गुप्त। बी का मिलान हो जाएगा 3 से द लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। सी का मिलान हो जाएगा 2 से द नेशनल हेराल्ड का संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से द पायनियर समाचार पत्र के संस्थापक थे जॉर्ज एलन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ है समाचार पत्र और एक तरफ है संपादक का नाम। एक का मिलान हो जाएगा 3 से हिंदू समाचार पत्र के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। बी का मिलान हो जाएगा 2 से सुधारक समाचार पत्र के संपादक थे जी के गोखले। सी का मिलान हो जाएगा 1 से वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौरोजी तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से बंगाली समाचार पत्र के संपादक थे एस.एन. बनर्जी। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है लहरों से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी भावनगर तथा गुजरात के बीच। अगला प्रश्न है, वर्कला, चोवाड़ा, चोवाक्कर और नतिका किस राज्य के समुद्र तट हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल के। वर्कला, चोवाड़ा, चोवाक्कर और नतिका केरल राज्य में स्थित समुद्र तट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों वह राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतरस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो दोस्तों वह ग्रंथि हो जाएगी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी, जो कि अंतरस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं
एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेडिंग की कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, आइंस्टीयम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? आइंस्टीयम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 99। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेनिस से, यानी कि इटली से। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? तो दोस्तों वह शब्द है हर्मिका। अगला प्रश्न है, कौन सा तिलहन की श्रेणी में अंतर्गत नहीं आता है? तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, वह है जई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को डैश से गुणा किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेग से। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को वेग से गुणा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है जैव ईंधन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है AS, ऑप्शन नंबर बी, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 33। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है? मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सोडा का दूसरा नाम क्या है? सोडा का दूसरा नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है वह व्यक्ति है अर्नेस्ट मेयर, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद डैश हो जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूरी रंग की। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह भूरे रंग की हो जाती है। थैंक यू।